वीडियो पे ध्यान नहीं देना है, लेक्चर पर ध्यान देना है। हम लोग को मेन क्रक्स आज मैट्राइसिस का मिलने वाला है, ठीक है। आपको हमेशा याद होगा, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि अगर आप इंट्रोडक्टरी लेक्चर अच्छे से समझ लो तो टॉपिक को समझना क्या हो जाएगा, आसान। तो हम लोग पहला काम करते हैं कि ये मैट्राइसिस क्यों पढ़ रहे हैं, पहले उसको समझते हैं, है ना। एक्चुअली ये टॉपिक आप लोग को 11th में जब डिटरमिनेंट पढ़ाया गया था तब उस टाइम पर मैं चाहता था कि मैं बताऊं, बट उस टाइम पर मैं वो चैप्टर नहीं ले पाया। तो हम लोग थोड़ा सा एक हिस्सा उसका कि हम लोग को ये चैप्टर क्यों जरूरत है, हम लोग उसकी बात करते हैं। उसके बाद हम लोग मैट्राइसिस पर आए। अगर आप लोग को ध्यान में हो तो 10th स्टैंडर्ड में आप लोग ने साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना सीखे थे। एक एग्जांपल भी ले लेता हूं यहाँ पर। जैसे मैं बोलता हूँ कि x + 3y = 8 है और x - 2y = 3 है। जस्ट कोई एक एग्जांपल रेड। अब आपको याद है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। हम लोगों को पता है कि सर या तो मैं इन दोनों को डायरेक्टली क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, दोनों का साइन सेम है तो मैं अगर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर मैं लेट्स से इसको इक्वेशन 1 बोलता हूँ और इसको क्या बोलता हूँ, इक्वेशन 2 बोलता हूँ, या फॉर द टाइम एक काम को थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कर, ये 3 है, 3 10 को तो 3x + y = 8 और x - 2y = 2। हम लोग को पता है कि ये डायरेक्टली सॉल्व होने वाला, तो हम लोग किसी एक इक्वेशन को क्या करते हैं, दूसरे वाले के फॉर्म में लिखते हैं। तो लेट्स से ये प्लस है और ये माइनस है, तो हम लोग पढ़े थे सेम साइन होती है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, और डिफरेंट साइन होती तो ऐड। ये प्लस है और ये, बट सर इनका कोएफिशिएंट सेम, हम लोग कोएफिशिएंट सेम बना देंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2। सही है ना बच्चों, इक्वेशन 1/2 क्या हो जाएगा, 3 2 6 2y और 8 2 ये इक्वेशन 3 हो जाएगी। और फिर हम लोग इन दोनों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब ऐड कर लेते हैं हम लोग, ऐड इक्वेशन 2 ऐड 3, याद है ना सबको। तो क्या हो जाएगा, x - 2y = 3 और ये कितना हो जाएगा, 6x + 2y = 16 प्लस करेंगे x + 6x 7 - 2y + 3y कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। और 16 + 3 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। थोड़ा सा आसान पॉइंट में जा रहा है ना, इसको मैं 5 ले लेता हूँ। तो अगर ये 5 रहेगा बच्चे लोग तो कितना हो जाएगा, 16 + 5 21। समझा क्या क्या, फ्रैक्शन में नहीं लेके जाना चाह रहा हूँ। 21/7 कितना हो गया, सही है ना। अब x जब मिल जाता है तो किसी एक में पुट करके y निकाल लेते हैं। तो 3x + y = 8 है, तो x की वैल्यू कितनी आई, 3, तो y = 8, तो 3 3 are 9 + y = 8, so y = 8 - 9 which is -। याद है आप लोग, ये था साइमल्टेनियस इक्वेशन। इसको क्या बोलते थे हम लोग, ये हम लोग ने बचपन में पढ़े 10th स्टैंडर्ड, है ना। बट अब मैं इस मेथड को थोड़ा सा मॉडिफाई क्यों करना है, इस बात को थोड़ा सा समझाने के लिए आप लोगों को एग्जांपल दूं। बच्चे देखो, जरूरी नहीं है कि किसी एक प्रॉब्लम को एक ही तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। वी हैव मल्टीपल वेज टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, सही है ना। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि बेटा इस मार्कर को पकड़ो, तो ये मार्कर को ऐसे पकड़ते है ना। बट अगर मैं इनको बोलूं तो हो सकता है वो इस साइड से पकड़ ले, या इनको बोलूं तो ये ऐसे पकड़ ले। अगर आपको याद हो बचपन में आप लोग पेंसिल पकड़ना जब सीखते थे तो इनिशियली हर कोई पेंसिल ऐसी पकड़ता था, याद है कि नहीं। बट धीरे धीरे लोगों ने आपको बताया कि डू नॉट होल्ड द पेंसिल लाइक दिस। हम लोग को पेंसिल को ऐसे होल्ड करना है ताकि राइटिंग उससे क्या होगी, अच्छी होगी, है ना। तो यही बात है, हम लोग ने प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका सीखे थे, बट ऐसे वाले वे में। समझ में आ रहा है कि नहीं भैया। मैं अब आपको उससे एक बेटर तरीका बताना चाहता हूँ जो ऐसा वाला है। समझ में, वी हैव मल्टीपल वेज। हम लोग एक नया तरीका देख रहे हैं जिससे और आसानी से प्रॉब्लम क्या हो सकता है, सॉल्व हो सकता है। समझ में आया ना। सो वी नीड टू सी द डिफरेंट अप्रोच फॉर द पर्टिकुलर प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से अलग अलग ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल हैं, ये हम लोग को पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़ लिया तो अब जिंदगी भर मैं सिर्फ इसी को यूज करूंगा, इसके अलावा कोई दूसरा मेथड यूज नहीं करूंगा। क्यों नहीं यूज कर सकता, मेरे पास अगर कोई बेटर ऑप्शन है तो मैं उसको यूज करूंगा।
तो हम लोग उसको देखने वाले। आगे चल के मैं बताऊंगा कि इस मेथड के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। इसको आम भाषा में अगर याद होगा तो एक और तरीके से सॉल्व करते थे, जिसको क्रैमर्स रूल बोलते हैं, है ना। तो इस मेथड के कुछ ड्रॉबैक है जो हम लोग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब जरा देखिए, मैं इसी प्रॉब्लम को एक और तरीके से बट दूसरे स्टेप में बताना चाहता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, चलो मैं इसके कोएफिशिएंट, इसमें देखो दो चीजें, एक होता है कोएफिशिएंट और एक होता है कांस्टेंट। वेरिएबल यहाँ पर मैटर ही नहीं करता। वेरिएबल यहाँ पर आप सर उसको x और y लिखो, a b लिखो, w और z लिखो, आपकी मर्जी, इररिस्पेक्टिव। आंसर चेंज होने वाला है क्या? सर यहाँ अगर a रहता तो भी 3 आता और b रहता तो भी -1 ही आता, आंसर चेंज होने वाला। तो यहाँ पर वेरिएबल से कोई लेना देना है किससे? कोएफिशिएंट से। लेना देना है किससे? और कांस्टेंट से। और किससे? तो अगर मैं यहाँ पर बच्चे लोग कुछ ऐसा लिख दूं, देखो जरा 3 1 1 -2, तो मैंने ये किसका एक कॉलम बनाया, एक सिस्टम बनाया। अरे ये कोएफिशिएंट है ना, और ऐसी में यहाँ पर एक और बना देता हूँ, ये क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, बीच में लाइन भी बना देता हूँ समझाने, डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये कोएफिशिएंट वाले हैं और ये क्या है? ये किसका कोएफिशिएंट है? ए का। और ये किसका है? और ये तो अपना कांस्टेंट है, ये अपना क्या है? अगर मैं इसको ऐसा ब्रैकेट में डाल दूं, अगर मैं इसको क्या ऐड कर दूं, तो दिस ब्रैकेट इज नोन एज मैट्रिक्स। दिस ब्रैकेट इज नोन एज सिंगुलर है, मैट्रिक्स है। बहुत सारे होंगे तो मैट्राइसेस बोलते हैं, जो आपके चैप्टर का नाम है। बहुत सारे हो जाएंगे तो मैट्राइसेस। प्लूरल में मैट्राइसेस बोलते हैं, सिंगुलर में क्या बोलेंगे हम लोग उसको? ठीक है ना, समझ में आया? अब जरा देखो, हम लोग ने पहला स्टेप क्या किए थे? मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बनाए थे ना। एक ये दो तो थी, हम लोग ने पहले वाले इक्वेशन को क्या कर दिए? मॉडिफाई कर दिए। क्या बना दिए थे? 6 2 और 16। तो मैं एक और मैट्रिक्स बना सकता हूं, ये वाली देखो 6 2 16, और ये तो कोई चेंजेस था ही नहीं, 1 -2 और, सही है कि नहीं? फिर हम लोग ने क्या किए थे? ऐड किए थे। हम लोग ने क्या किए थे? मैं अगर ऐड करूं तो 6 + 1 कितना होगा? 7। 2 - 2 कितना होगा? 16 + 5 कितना होगा? समझ में आ रहा है? इसको एज इट इज रखता हूं, ऐड कर दिया ना मैंने, ये 0 हो गया, ये कितना हो गया? मैं देखो कोएफिशिएंट, हम लोग एक्चुअली कोएफिशिएंट को 1 बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? तो मैं भी यहाँ चाहता हूँ कि मैं क्या करूँ, इसको 1 बना दूं। अगर यहाँ 1 होगा तो ये किसका कोएफिशिएंट था? ए का, तो मुझे डायरेक्टली ए का आंसर मिल जाएगा ना देख के यहाँ से। तो आप इसको 7 को अगर 1 बनाना चाहो तो क्या करोगे आप? सर मैं इसको 7 से डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड किए थे ना, तो मैं वही चीज यहाँ पर खाली मैट्रिक्स के फॉर्म में 7 से क्या कर दूंगा मैं? तो डिवाइड, मैं भी नाम नहीं लिख रहा हूँ, बाद में मैं नाम बताऊंगा क्योंकि थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। डिवाइड बाय 7 टू रो 1, टू रो, ये रो 1 है ना अपनी, 7/7, 0/7, 21/7, 3। सही है बच्चे लोग? 1 -2 और देखो ये ए है, आंसर कितना है? सही है कि नहीं भाई? अच्छा, अब मुझे बी भी चाहिए, तो मैं इसकी मदद से इसको 0 बना सकता हूँ, 1 को 0 बना सकता हूँ ना। कैसे बना सकते हैं? सर आप इसमें से इसको माइनस कर दो। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि रो 2 में चेंजेस कर दो। क्या चेंजेस कर दो? रो 2 में से रो 1 को माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा भैया? इसमें तो कोई चेंजेस, तो इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, 1 - 1 -2 -0 5 -3। बट सर यहाँ 1 चाहिए अपने को, क्या चाहिए अपने को यहाँ पर? तो अगर मुझे यहाँ 1 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? -2 से डिवाइड। तो अगर मैं पूरे इसको -2 से डिवाइड कर दूं बच्चे लोग, तो क्या हो जाएगा? 1 0 3, 0/-2 0, -2/-2 1, 2/-2। चेक कर लो, ए का आंसर 3 है, बी का आंसर -1 है कि नहीं? देखो मेथड वही है ना, सब कुछ, बस हम लोग ने कौन से फॉर्म में लिखा है? मैट्राइसेस के फॉर्म में लिखा। कौन से फॉर्म में लिखा है? मैट्रिक्स जो है ना बच्चों, ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया 2x2 का, ताकि मैं को रिलेट करके बता सकूं आपको कि हम लोग जो मेथड लोअर क्लास में पढ़े उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है कौन? मैट्राइसेस। उसी का एक्सटेंडेड वर्जन कौन है? मैट्राइसेस। मैट्राइसेस आपको हर ब्रांच में मिलेगा, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो आर्ट्स हो, आपको हर जगह मैट्राइसेस देखने मिलेगा, क्योंकि इक्वेशंस तो हर जगह है ना।
इक्वेशंस तो देखो, अगर आप इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन बोल रहे हो, या मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हाँ या ना? लीनियर का मतलब क्या होता है सर? जिसका पावर 1 हो, जिसका पावर कितना हो, है ना, पावर 1। तो सिस्टम क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ग्रुप है ना, बहुत सारी चीजें इसके अंदर इक्वेशन, इसीलिए मैंने इसको क्या बोला, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये जो हम लोग बनाए थे, उस लीनियर इक्वेशन से मैट्रिक्स फॉर्म किए, और उस मैट्रिक्स को हम लोग सॉल्व करके क्या कर सकते हैं, अपने वेरिएबल की वैल्यूज को पता लगा सकते हैं। अब मैं इसका ना लूप होल बता, इसका ड्रॉबैक ये है बच्चे लोग, कि जब ये 3 पर चले जाए ना वेरिएबल, तो साइमल्टेनियसली सॉल्व हम लोग नहीं कर सकते। एक्स वाई जेड अगर चले जाए तो आप साइमल्टेनियसली सॉल्व, तब आप उस मेथड, उस केस में किसका यूज करते हैं? मैट्रिसेस 3x3 मतलब 3 वेरिएबल के लिए सॉल्व कर सकते हैं, 4 वेरिएबल के लिए, 5 वेरिएबल के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं। वो अलग बात है कि हम लोग को 12th स्टैंडर्ड में 3 पर ही लिमिट है, मतलब 3 रो और 3 कॉलम से ज्यादा बड़ा मैट्रिसेस आपको मिलने वाला नहीं है। बट हम लोग जब इसको डिस्कस करेंगे फर्दर स्टैंडर्ड्स में, तो आप देखेंगे कि हम लोग मैट्रिक्स को 4x4, 5x5 और भी हायर लेवल पर लेकर जाकर क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक एप्लीकेशन बताता हूं। जैसे एक फॉर एग्जांपल एक व्हीकल है, आपको उसको टेस्ट करना है, तो उसके बॉडी के अंदर बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स होंगे। जैसे कोई एक पॉइंट पर लेट से इंपैक्ट आने वाला है, तो उस पर अलग अलग डायरेक्शन से फोर्स आएगा, है ना। तो हम लोग उस फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं, एंगल्स पर होगा तो एक्स वाई और जेड में, और कैलकुलेशन करते हैं, 3 डायमेंशन में आ रहा है ना, एक्स वाई जेड, बहुत सारे अलग अलग फोर्सेस का एक बड़ा सा हम लोग मैट्रिक्स बनाते हैं। 10x10 तक का भी बनता है। एग्जाम्पल सिर्फ दे रहा हूं, घबराओ नहीं, मैट्रिक्स बहुत बड़े बड़े बन सकते हैं। हम लोग उन सबको मैट्रिसेस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। उन सबको क्या कर सकते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से ये पॉसिबल है, बट साइमल्टेनियस इक्वेशन से पॉसिबल। अब समझ में आया व्हाई वी आर लर्निंग मैट्रिसेस, टू ईज द प्रॉब्लम्स। समझ में आया? प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो, इसीलिए हम लोग किसको पढ़ रहे हैं। अब स्टार्ट करो मैट्रिसेस, समझ में आ गया? चलो, मैट्रिसेस एक्चुअली किसको बोलते हैं बच्चे लोग, जरा इसको समझ लेते हैं। हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन देखे थे। अब मैं उस टॉपिक पर आने वाला हूं जो आप लोग ने 11th में पढ़े, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान दो। हालांकि उसकी जरूरत नहीं है, बट एज वी आर लर्निंग मैट्रिसेस तो हम लोग को उसके बारे में थोड़ा बहुत तो पता ही होना चाहिए। मैट्रिसेस क्या होता है या मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इज नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन रोज एंड कॉलम्स। आप जब नंबर्स को रोज और कॉलम्स में क्या करते हो, अरेंज करते हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाया है बच्चों, लेट्स से A11 A12 A13 B11 B12, सॉरी ऐसे A पे लिख सकता, A21 A22 A23 A31 A32 A33। मैंने कुछ नंबर्स लिया, वो बाद में बताऊंगा 11 वगैरह क्या है। कुछ नंबर्स लिया, उनको मैंने क्या कर दिया हूं, एक मैट्रिक्स में रो और कॉलम्स में क्या कर दिया हूं। सो दिस इज नथिंग बट अ मैट्रिक्स। यही क्या है बच्चे लोग, मैट्रिक्स। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा? तो मैट्रिक्स इज नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ नंबर ऑफ रो, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स और नंबर इन रोज एंड। अब जरा एक बात को समझो, जब आप यहाँ पर मैट्रिक्स लिखते हो ना, तो उसमें कुछ रोज होती है और कुछ कॉलम्स होती है, उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। उसको क्या बोलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं मैट्रिसेस के अंदर। आप दो मैट्रिक्स को कभी भी ऐड नहीं कर सकते। दो मैट्रिक्स ऐड कब होगी, जब उनका ऑर्डर सेम होगा। दो मैट्रिक्स माइनस कब होगी, जब उनका ऑर्डर, समझ में? मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग रूल है, कन्फॉर्मिटी नाम नहीं आता है एग्जैक्टली मेरे को। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, जब पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो क्या हो, सेम हो, देन ओनली वी कैन मल्टीप्लाई दी मैट्रिसेस। समझ में आ रहा है? तो हम लोग यहाँ पर ना ऑर्डर लिखते हैं ऐसा, n क्रॉस n, where n is what, नंबर ऑफ रोज। n क्या बच्चे लोग, नंबर ऑफ रोज, और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। क्या बच्चे लोग, जैसे मैंने लिख दिया 2 क्रॉस 3, एग्जाम्पल बोल रहा हूं, मतलब रो कितनी है और कॉलम कितने, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर आप किसी मैट्रिक्स को ऐड करना, किसी दो मैट्रिसेस को ऐड करना चाहते हैं
या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उनके ऑर्डर क्या होना चाहिए? आप 3x2 को 2x3 से ऐड, हाँ सर 2x3 को मैं 2x3 से ऐड कर सकता हूँ, मैं 3x2 को 3x2 से ऐड कर सकता हूँ, मैं 3x3 को 3x3 से ऐड कर सकता हूँ। जब तक के रोज और कॉलम सेम है तब तक के एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, एल्स उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल। समझ में आया? इसी में हम लोग ने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़े थे बच्चे, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इसमें टाइप वन बाय वन याद दिला दो। सबसे पहला जो टाइप हम लोग ने पढ़े थे, हम लोग ने पढ़े थे स्क्वायर मैट्रिक्स का। कौन से मैट्रिक्स का? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो? सेम हो, मतलब m किसके बराबर हो? n के। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? 2x2, 3x3, 1x1, 4x4, these all are square। ये सब कैसे हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। बट अगर मैं उसी की जगह पर बात करूं तो एक अपने पास मैट्रिक्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? मतलब उसमें सिंपल एक ही कॉलम 1 2 3, जैसे ये है ना, ये एक कॉलम। ऐसी रो भी हो सकता है। अब कॉलम बोला तो फौरन दिमाग में अपने आप रो आ जाता है। तो एक और मैट्रिक्स पढ़े थे, रो मैट्रिक्स। क्या पढ़े थे बच्चे लोग? रो मैट्रिक्स क्या है? एक सिंगल रो, रो मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसी में हम लोगों ने पढ़े थे डायगोनल मैट्रिक्स। याद है क्या? डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट होते थे और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होते थे? जीरो। जैसे मैं एक मैट्रिक्स बना देता हूँ 1 1 नेक्स्ट 1 2 0 0। ठीक है ना? नॉन डायगोनल, देखो एक बात को समझो, डायगोनल तो ये भी है बट ये प्राइमरी डायगोनल है। ठीक है बच्चे लोग? जब मैं डायगोनल की बात कर रहा हूँ मतलब हम लोग किसको देखते हैं? ये स्पेशल केस है। ये क्या है? क्यों स्पेशल है? देखो यहाँ पर i और j इंडिविजुअल एलिमेंट में देखो इनके जो रो और कॉलम है वो क्या है? सेम। इसमें देखो सेम नहीं है, 1 3 है, 2 2 है, 3 1 है, सेम। इसको हम लोग प्राइमरी डायगोनल बोलते हैं। क्यों नाम बोला प्राइमरी? ये समझा? उसकी स्पेसिफिक कंडीशन है क्योंकि इस डायगोनल के अंदर जितने भी आने वाले एलिमेंट है उनका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है? सेम। समझा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड। That's why they have some special ability or some special characters, इसीलिए उसको प्राइमरी डायगोनल बोलते हैं। अरे समझा कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो डायगोनल मैट्रिक्स की बात करेंगे तो प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट्स कितने होने चाहिए? जीरो के अलावा कुछ भी हो। और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए? जीरो। इसी में हम लोगों ने पढ़े थे स्केलर मैट्रिक्स। याद है? डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए। जैसे एग्जांपल लिख देता हूँ 2 2 0 0, ये स्केलर है। ये क्या है बच्चे लोग? क्योंकि आप ध्यान से देखो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट सेम है और नॉन डायगोनल एलिमेंट। ऐसे ही हम लोग ने एक मैट्रिक्स पढ़े थे जिसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स याद आ रहा है? इसमें पढ़े थे कि डायगोनल एलिमेंट 1 होने चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या थे? सही है ना? ये कौन सा मैट्रिक्स है? इसके अलावा आपने पढ़े थे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिंगुलर। वो तो ठीक है, वो तो डिटरमिनेंट में भी पहुंच जाएंगे हम लोग, वहां नहीं जाते। हम लोगों ने पढ़े थे इसी के अंदर एक टाइप अपर ट्रायंगुलर और लोअर। याद आ रहा है क्या? अपर ट्रायंगुलर किसको बोलते हैं? अपर ट्रायंगुलर हम लोगों ने पढ़े थे। मान लो कि एक मैट्रिक्स है बच्चों 1 3 2 0 0 0 1 2 1, तो ये ट्रायंगल बना रहा है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे ही लोअर ट्रायंगुलर का मतलब नीचे वाले हिस्से में क्या बन जाए? ट्रायंगल। और ये तीनों क्या हो जाए? तो हम लोग इसको क्या बोलते थे? लोअर ट्रायंगुलर। याद है? और आप लोगों ने एक चीज और सीखे थे जो मैट्रिसेस में हम लोगों को बहुत जरूरी है बच्चे, वो है डिटरमिनेंट निकालना आना चाहिए। क्योंकि अगर आप डिटरमिनेंट नहीं निकाल पाओगे तो मैट्रिसेस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स में हम लोग को डिटरमिनेंट की जरूरत पड़ती है। समझ में आ रहा है? तो वो डिटरमिनेंट हम लोग को आना चाहिए। तो डिटरमिनेंट नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, टाइम ज्यादा होगा। समझ में आया? बेसिक क्लियर है? ये समझ में आया मैट्रिसेस क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? ये इंपॉर्टेंट है। सर आज हम लोग एक नया मेथड पढ़ने वाले थे, पेन पकड़ने का, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने, जो बेहतर तरीका है पुराने वाले के कंपेयर में। और हमेशा इंसान यही तो चाहता है कि वो क्या करे? बेटर की तरफ अप्रोच करे। तो लीड करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटरनेस की तरफ। ठीक है?